नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय माता दी सभी को। उदयवीर कुशल जी कह रहे हैं से जय माता दी। पूरे भारत के सभी बच्चों को जय माता दी मुझे मेरी तरफ से। सौरभ रवि कह रहे हैं छपरा से गुड मॉर्निंग। सुबोध, उदयवीर, रविकेश, रवि कुमार, हंसराज वैष्णव, आदित्य कुमार, अग्निवेश यादव, हंसराज जी सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट हो गया, सभी बताने का मुझे। अमित कह रहे हैं राम 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 भाई। शंकर कुमार कह रहे हैं हाय सर। बबलू कह रहे हैं जय श्री राम, मोहित कह रहे हैं जय माता दी, अवनीश निषाद कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, रवि कुमार कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, अमित कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, नमस्कार गुड मॉर्निंग भाई। अमित राजपूत कह रहे हैं राम राम साहब, पंकज सरोज, अवेश कुमार, राजू, मोहित औरंगाबाद से गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। प्रशांत, दिलीप कह रहे हैं जय भीम सर, जय भीम भाई। नमस्ते। मथुरा से कह रहे हैं सुरेंद्र, तो अंसारी कह रहे हैं जोहार सर। नहीं आया जोहार मतलब क्या नमस्कार होता है शायद। शशिकांत, अमित एंटीपेशन नोटिफिकेशन आया है 20 सर 25 26। अच्छा बजरंगी नमस्ते नमस्ते। मोहित, चलो आज हम करने वाले क्लास में राइट हैंड थंब रूल। मैं बता रहा हूँ ये काम का है, ये राइट हैंड थंब रूल। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अच्छा, जो बच्चे दिल्ली के असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, बड़े चैप्टर को बहुत ध्यान से करना आप लोग, क्योंकि अभी जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था उसमें जो ये एडीक्यूटी ने या एडीक्यूटी जिस नाम रखा बच्चों ने, इसने मैग्नेटिज्म से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन अच्छे। और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में तो 25 नंबर की साइंस आती है, 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, तो मान के चलो 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी इस चैप्टर के किसी सेट में आ सकते हैं। ध्यान से करना। रेलवे ग्रुप टी या रेलवे के पेपर के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इंपोर्टेंट चैप्टर ही। रेलवे वालों के इंपोर्टेंट चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, इसमें लेंस और मिरर वाला पार्ट भी जोड़ दो, ये सबसे काम के होते हैं ना, तो आपके लिए भी है। सोहा झारखंड सर जी कह रहे हैं, अमित रजक ओके। आकाश वैष्णव कह रहे हैं कमेंट्स होता है क्या, सबका कमेंट्स होता है भाई। कोई जानन देखो अभी बेटा हमारे पास सबसे पहले बच्चा कंफ्यूज ना होता है इसमें। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कल थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए कल वरना मैं कल ही पढ़ा देता इसे। कल मेरे पास टाइम भी था लेकिन उसका कल मैं अल्ट्रासाउंड कराया गया था, हालांकि उसकी मैं रिपोर्ट लेकर नहीं पाया, तो आज शायद ले लूँगा जाते हुए, या कोई और ले आएगा घर से। तो कल को ठीक नहीं थी। दूसरा क्या था कि अल्ट्रासाउंड करना था, तो खाली पेट करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। आपकी क्लास में मैंने चाय पी ली। अब मैं गया तो मैंने कहा डॉक्टर को बता दिया पहले कि जो थोड़ी चाय पी ली थी मैंने, उसने कहा चलो कोई नहीं चल जाएगा, वैसे 24 घंटे अगर फास्टिंग को ज़्यादा अच्छा रहता है गल ब्लेडर वगैरह को क्लियरिटी देखने के लिए। मैंने जब दोबारा नहीं आ जाएगा, साफ आए बढ़िया आए वो आज कर दो, ठीक है ठीक है शंकर कुमार। चलो अब आते हैं, तो ये चैप्टर में थोड़ा सा आपसे बातचीत करते हो, आराम से पढ़ूंगा, क्योंकि ये चैप्टर जो कई बार बच्चों को थोड़ा झेलने में दिक्कत आती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डायलॉगबाजी मत करना, कि आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे। हो सकता है कि पूरा घंटा पढ़े और बहुत ही आपको लगे किसी दिन की बहुत ही कम बताया, तो मुझे पता है किसी दिन कम बताना किसी दिन ज़्यादा है ना, टीचर छोड़ देना। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ये अंगूठा देखना पेपर में, जैसे आपको थंब दिखे अंगूठा। बेटा एक तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ या बाएं हाथ का जब नियम पढ़ेंगे हम आगे, वो बिल्कुल अलग है। ये अंगूठे का नियम है, दाहिने हाथ के अंगूठा। अभी दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कब यूज करते हैं, इसका बड़ा दो बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इससे। इसका काम क्या होता है, मान लो आपके पास में एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक सीधा तार है, और स्ट्रेट कंडक्टर में आपने करंट पास कर दी, तो मैं कल स्ट्रेट के एक्सपेरिमेंट से जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट साहब ने 1820 में एक्सीडेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे पता चला कि तार में धारा है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, तार में करंट पास हुई, चुंबकीय क्षेत्र आ गया, कैसे पता चला, कंपास के हिलने से। लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बताएं, तो स्नो रूल उतना बढ़िया में मजेदार लगा नहीं। स्नो रूल क्या बता रहा है कि तार जो कंपास के ऊपर है कि नीचे है, तो ऊपर और नीचे के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता पा रहा है स्नो रूल, तो एक तो बहुत बढ़िया लगा। मैं दूसरा पूरी जानकारी भी दे रहा, लेकिन जो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है ये हमें सही जानकारी देगा डिटेल में, कि अगर किसी सीधे तार में किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट है, तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ज्ञात करेंगे। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का काम आता है, याद रखना, उसमें लिखा हुआ स्ट्रेट कंडक्टर सीधे धारावाही चालक के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगाने के लिए। उसका काम होता है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर ए स्ट्रेट स्पेलिंग से लिखिए STRIGHT स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हिंदी लिखेंगे। इसका यूज क्या बेटा, किसी सीधे धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। बेटा एक पॉइंट आपको याद करना है कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा तार है, तो किसी सीधा लिखना, कौन सा हिंदी लिखा मैंने, किसी सीधे धारावाही का मतलब है धारावाही हो, किसी धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना। अब किसी तार में करंट पास कर रही है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पता लगाने के लिए ये अंगूठे का नियम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब ध्यान से सुनना। राधे राधे राधे। अच्छा आप लोग को आवाज सुन रही है बाहर से हमारे ना, अभी पूरा पूजा का प्रोग्राम चलता है, तो डेली भजन कीर्तन होता रहता है बाहर, मैं तो बहुत तेज वॉल्यूम आ रही है, शायद आपको नहीं आ रही होगी, किसी बच्चे ने बोला नहीं है ना, शायद माइक का ही काम है नॉइस कैंसिलेशन का, वो मेरी आवाज पहुंच रही होगी, तो मैं थोड़ा जोर से बोलता हूं आपको, उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो मैं इसलिए जोर से बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये जो अंगूठे का नियम क्या कहता है, ठीक है, तो किसी सीधा तार आपके पास में स्ट्रेट कंडक्टर है और उससे करंट पास कर रही हो, तो आप क्या करो, करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखो। अंगूठे का नियम है तो अंगूठा यूज होगा, तो थंब जो है अंगूठा जो है, अगर आप क्या करो, अगर तार में करंट पास कर रही है तो जिस डायरेक्शन में करंट पास कर रही है उसमें आप रखेंगे अंगूठा। अगर बेटा करंट पास कर रही होती है ऐसे, तो आपको अंगूठा ऐसे रखना पड़ता, तो आपको करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो। तो जैसे करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखेंगे, क्या करिए आप क्या करो, अपनी जो उंगलियां हैं, जो 4 उंगली बची आपकी, इन उंगलियों को कर्ल करो। ये उंगलियां जैसे कर्ल होंगी, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। जैसे कि अगर मेरे पास मेरे तार है, इसे करंट पास कर रही है, मैंने यहाँ पे अंगूठा रखा, कहाँ पे, करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर्ल करूंगा तो उंगली अंदर घुस रही है, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कागज के तल में अंदर की ओर है, इनटू द पेज। अब यहाँ से मेरी उंगलियां घुस जाएंगी इस कागज के अंदर, यहाँ से बाहर निकलेंगी, यानी इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कागज के तल में बाहर की ओर, यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसेगा, इधर से बाहर, इधर अंदर घुसा, इधर से बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसी स्ट्रेट कंडक्टर के चारों ओर, तार स्ट्रेट, लेकिन उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सर्कुलर टाइप का बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिख लो, ये आएगा किसी के सेट में 100% आएगा, 101% आएगा कि स्ट्रेट कंडक्टर हो और उससे करंट पास कर रही हो, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है, किस प्रकार का बनता है, उस सर्कुलर बनता है, वृत्ताकार, यानी कि
कि अबे समझना ये मेरे पास में तार है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैंने क्या किया, करंट डायरेक्शन में अपना मुंह रखा, उंगली को कल किया, इधर से उंगली इधर मैग्नेटिक डायरेक्शन इस पॉइंट पर चेक करूंगा तो इधर को है, इस पॉइंट पे, इधर को इस पॉइंट पे, तो यानी कि चारों मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सर्कुलर टाइप का बनेगा। तो ये समझ में ऐसा डायरेक्शन आएगा, ये तार में करंट पास करी इधर को आपकी तरफ, तो मैंने मुंह रख लिया, फिर इस पॉइंट पर पूछा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां है, नीचे की ओर, अंदर की तरफ पूछा मैग्नेटिक फील्ड, और फिर तार के नीचे कहां है, इधर की तरफ, इधर मेरे लेफ्ट साइड में, इधर की तरफ, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे इधर राइट साइड में, नीचे इधर ऊपर इधर, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सर्कुलर बनेगा। तो किसी स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसे बनता है, स्ट्रेट सर्कुलर टाइप का बनेगा। अब अच्छे देखना, यहाँ से करंट अंदर की तरफ घुस रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, अंदर बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, घड़ी के विपरीत दिशा में। यानी कि अगर किसी तार में करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। यहाँ से देख लो, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, यहाँ के जना मैं से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, करंट जा रही है ऊपर, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, यहाँ उंगली अंदर घुसी, यहाँ से बाहर, ये डायरेक्शन के अंदर घड़ी के विपरीत चल रहा हूँ मैं, घड़ी के विपरीत, तो घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी और सर्कुलर। बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पर लगा जाते हैं, सर्कुलर बनेगा, इसे लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, हाँ टेक्नीशियन करते हैं बिल्कुल काम आएगा, लिखेंगे महा इंपॉर्टेंट, और सब लिखेंगे आएगा द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए straight current carrying conductor, the magnetic field around a straight current carrying conductor is circular। हिंदी लिखेंगे, किसी सीधे धारावाही तल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होता है। बेटा दोनों पॉइंट याद रखोगे, एक आपको ध्यान रखना है कि किसी तार में सीधे तार में करंट पास कर रही है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का यूज करते हैं। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी सीधे धारावाही चालक के चारों तरफ जो करंट होगा वो सर्कुलर टाइप का होगा, वो मैं किसी ने बताया, राइट हैंड थंब रूल ने बताया वो, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं इस बार करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर दूं, अगर मैं करंट क्या कर दूं, ऊपर गिरना नीचे कर दूं, करंट ऊपर जा रही थी तो यहाँ में क्या अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगली अंदर घुसाई, यहाँ से उंगली अंदर घुसी, यहाँ से बाहर निकली, तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन बदल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज हो जाएगी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, 12 बजे 3 बजे 9 बजे 6 बजे 9 बजे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट जा रही हो ऊपर से नीचे की तरफ को तो करंट की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, और नीचे से ऊपर जा रही हो तो होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर मैं क्वेश्चन पूछता है, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तार में तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी उसकी इंटेंसिटी फर्क नहीं पड़ेगा। जितना प्रबल चुंबकीय मान लो पहले करंट 5 एम्पीयर थी, अभी भी 5 एम्पीयर है, तो इंटेंसिटी होगी, जितना प्रबल मैग्नेटिक फील्ड पहले मान लो 2 टेस्ला, अभी 2 टेस्ला होगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। यहाँ तक उतार लेंगे भाई, इसके लिए सत्येंद्र जी आप कॉल सेंटर में बात करना है ना, इस बारे में जानकारी नहीं है, ठीक। अच्छा मैंने आपको बताया कि अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट पास कर रही हो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सर्कुलर होता है। इसका हो सकता है कि आपने अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी किया, मैं दिखा देता हूँ स्कूल में टीचर कैसे कराते हैं इसे। तो मान लो कि आपके पास में कार्डबोर्ड है, ये गत्ता है, ठीक है। अब इस गत्ते को अभी यहाँ पे दिख रहा है गत्ता, मान लो ऐसे है, इसमें आपने छेद कर दिया बीच में ना, वो छेद करके इसके आर पार एक तार निकाल दिया, हमने यहाँ पे तार निकाल दिया, ठीक। एक डंडा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ठीक। ये कोई टर्मिनल ये नेगेटिव, यहाँ से करंट पास हो रही है, ठीक। अब जैसे यहाँ से करंट पास हो रही है आपको पता है इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र सर्कुलर टाइप का है, इसलिए हमारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट करवाया गया था और आपने भी किया होगा। हमने क्या किया था, एक गत्ता लिया था, इसके ऊपर हमने लोहे का चूर्ण डाल दिया था, आयरन फाइलिंग्स कहते हैं उन्हें, आयरन फिलिंग्स एंड फाइलिंग्स। तो लोहे चूर्ण, ये बड़ा लोहे का बहुत ही बुरादा होता है, पतला सा बुरादा, बुरादा समझो ना, चूर्ण लोहे का चूर्ण, हमने बहुत ही पतला सा चूर्ण जो है इसके ऊपर फैला दिया था, पतला सा, ठीक। अब हमने क्या सबसे पहले यहाँ पे लोहे का चूर्ण जो है उसे यहाँ पे फैला दिया, और जैसे हमने यहाँ पे स्विच लगाकर स्विच ऑन किया, जैसे करंट पास करी तो करंट जब पास करेगी स्ट्रेट कंडक्टर में उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अब क्या होगा, हमने क्या किया कि जैसे हमने जैसे इसके करंट पास लगा टैप किया, टक टक ऐसे किया, जैसे हमने हल्का टैप किया, हल्का सा हिलाया हमने, उसके ऊपर लोहे का चूर्ण था ना भाई, ऊपर क्या होता है, तो बिल्कुल सर्कुलर शेप में इसके आसपास इकट्ठा हो गया था, यानी बिल्कुल ऐसे, ये लोहे का चूर्ण है, ये बिल्कुल सर्कुलर शेप में, इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर, तो लोहा में चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से इसके चारों तरफ सेट हो जाएगा। जो बिल्कुल नजदीक में लोहे का चूर्ण था बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, भूल गया यहाँ पे, भूल गया, समझ रहे हो इस बात को, मैंने देसी भाषा कहते हैं ढूंढने वाला कि बहुत सारा इकट्ठा हो गया, लेकिन दूर सर्कल बने वो उतने ज्यादा वहाँ पे लोहे का चूर्ण दिखाई दिया, वो हल्का दिखाई दिया, इसका मतलब ये है कि तार के जितना नजदीक रहेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ज्यादा मात्रा में लोहा इकट्ठा हो गया, जो दूर था उतना जितना दूर जाते रहेंगे तार से मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो यहाँ पे उतना ज्यादा कोई इकट्ठा दिखाई देगा लोहे का चूर्ण, लेकिन सबका सब कैसे लाइन हुआ, सबका सब लाइन हुआ सर्कुलर शेप में। यहाँ से मैं क्या पता चला कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट पास कराते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो सर्कुलर टाइप का बनता है, और नजदीक ज्यादा मात्रा में लोहा इकट्ठा होने का मतलब ये है जितना नजदीक होंगे तार के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि ज्यादा तगड़ी चुंबकीय क्षेत्र पड़ेगा, ज्यादा लोहा इकट्ठा होगा, जितना तार से दूर जाते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको उतना ही कम मात्रा में लोहे का चूर्ण जो सर्कुलर शेप में बनेगा, लेकिन उतना ज्यादा इकट्ठा नहीं होगा। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ से देखा था। तो यहाँ से आपको दोनों बात ध्यान रखनी है कि किसी सीधे धारावाही चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र सर्कुलर टाइप का होगा, उसके डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का यूज करते हैं, करंट के डायरेक्शन अंगूठा रखेंगे, उंगली कल करेंगे और इधर उंगली अंदर घुसेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, यहाँ बाहर निकल रही है तो बाहर की ओर है। एक बार मुझे बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं है? अरे है ना, सब बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ तक की जो बात है ओके, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और यहाँ देखना, ये मेरे पास एक तार है, स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट पास करिए आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे पॉइंट है ए,
और इधर पॉइंट है बी। तो इस स्टेट कंडक्टर में करंट है, उसके आसपास तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। तो पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी और पॉइंट बी पर किधर को होगी। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का यूज करके बता सकते हैं क्या? ठीक है, बुक के बारे में यूज देखो, बुक के बारे में मेरे पास सारा कंटेंट आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने पूरा जो मैंने उनसे मॉडिफाई कराया था ये मैं दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे चैप्टर वाइज सब आ गया है, ठीक है, ये सब का सब। तो उसमें वो कह रहे थे कि एक दो चैप्टर जो है वो आज मैं वो भेज देंगे, 7 चैप्टर में भेज दिए हैं, और कुछ चैप्टर कह रहे थे कि आज भेजेंगे, यानी कि आज और कल में मेरे पास 100% मटेरियल आ जाएगा। और मैं उसके पास मुझे वो मैं चेक कर चुका हूँ पहले, मैंने उसमें एडिट करने के लिए भेजा था, जो क्वेश्चन हमने ऐड करने थे, जो और ज़्यादा ऐड करने थे, ये क्या कर रहे थे, सारा काम मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब बस मुझे करना है एक बार फाइनली एक बार और देखना है उसे। मैं लाइक 2-3 बार ऑलरेडी देख चुका हूँ, करेक्शन करा चुका हूँ, बार-बार एक फाइनल बार और देखेंगे कि आंसर की में कोई मिस्टेक ना हो, आंसर की 100% सही आए। और दूसरा, अगर क्वेश्चन जो है इंग्लिश में 26वां जो क्वेश्चन है, हिंदी में भी 26वां वही हो, आगे पीछे ना हो किसी भी तरह का, और कहीं पर कोई कोमा फुल स्टॉप वाली ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, वो मुझे एक बार लास्ट देखना है। तो मुझे लग रहा है कि ये आज क्या तारीख है, 24 है, 24 सितंबर। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये 10 अक्टूबर की 10 अक्टूबर के 20 अक्टूबर की दिवाली, तो 10 अक्टूबर के आसपास तक फाइनल आ जानी चाहिए। मैं 10 अक्टूबर की डेट मान लेता हूँ, 10 अक्टूबर तक शायद आ जाएगी। ये ज़्यादा हो सकता है कि 5-6 तक भी आ जाए, ये 10 तो ज़्यादा है। अब आ जाओ, देखो अब आपको डायरेक्शन निकालनी है। यहाँ पे एक तरीका तो क्या है कि आप दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम यूज कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। अब देखो, तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहेगा कि जिधर को करंट फ्लो करे, तो अंगूठा अब उंगलियों को कर्ल करो, तो उंगलियों को कर्ल करोगे, घुमाओगे, इधर उंगलियां पॉइंट ए पर उंगली अंदर की तरफ घुस रही है, इस पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर वो अंदर की ओर होगा। तो पॉइंट ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा इनवर्ड, अंदर की ओर। लेकिन इसी चीज़ को हम अंदर की ओर इनवर्ड की जगह मैं जब आपको क्वेश्चन करूंगा पीडीएफ से, ये चीज़ लिखी होगी इनटू द पेज, इनटू द पेज लिखी होगी। यही चीज़ जो है वर्टिकली डाउनवर्ड लिख देगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब ये होता है कि अंदर की ओर ना, वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द पेज। तो जनरली हम 12th क्लास में पढ़ते थे, हम इनटू द पेज का ज़्यादा यूज करते थे कि अंगूठे करंट डायरेक्शन का उंगली घुसी अंदर की तरफ, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर घुसा है, ये सब कहते हैं इनवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। हिंदी वाले बच्चे इनवर्ड अंदर की ओर लिख सकते हैं, इसे अंदर की ओर लिख सकते हैं, कागज के तल में अंदर की ओर, कागज के तल में अंदर की ओर क्या लिख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब आ जाओ, अब आपने उंगली की अंदर उंगली अंदर घुसी, इधर से पीछे से बाहर, इधर उंगली बाहर की तरफ निकलेंगी, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा आउटवर्ड, ये सब बोलेंगे आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। ये सब कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। ये सब लिखते हैं बाहर की ओर या कागज के तल में बाहर की ओर या ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। फिर आप ये बता सकते हैं कि अगर मेरे पास एक तार है, उसमें करंट पास कर रही है, तो इस पॉइंट मैग्नेटिक अंदर की तरफ घुसा है, इस पॉइंट बाहर की तरफ निकला, अंदर घुसा, यहाँ से बाहर निकला, यानी एक सर्कल कंप्लीट हुआ इसके चारों तरफ। ये आप इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इनटू द पेज है और आउट ऑफ द पेज है, इनके हम सिंबल भी बनाते हैं। देखो इनटू द पेज के लिए क्या करते हो, इनटू द पेज के लिए सिंबल बनाते हैं क्रॉस। अगर मैं आज के बाद क्रॉस बना दूंगा, इसका मतलब कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, वो इनटू द पेज कागज के तल में अंदर की ओर है, और आउटवर्ड के लिए बनाते हैं सर्कल में पॉइंट बनाते हैं, आउट ऑफ द पेज का सिंबल है ये इनटू द पेज और ये आउट ऑफ द पेज। तो इतना बड़ा मैं लिखने की जरूरत नहीं आज के बाद। तो किसी कारण करंट पास कर रही है, इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो पीछे क्या करता था, कैसे क्रॉस बनाता था इनटू द पेज, यहां से बाहर की तरफ उंगली निकल रही है, इधर आउट ऑफ द पेज कागज के तल में बाहर की ओर, तो बोर्ड बना देता था। याद आ किसी बच्चे को? हां देखो, पॉइंट का सोल लिख दिया, पॉइंट से डिनोट करते थे, बहुत बढ़िया, देखो ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया कि अगर किसी तार में करंट है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, ये पता चल गया। वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पता लगाने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम यूज कर लिया, सब कुछ पता चल गया। लेकिन किसी तार में करंट है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र 10 टेस्ला का होगा या 500 टेस्ला का होगा, वो कम होगा या ज्यादा होगा, किस पर डिपेंड करेगा, अब उस बात है हम लिखेंगे। लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट, लिखेंगे किसी धारावाही, किसी धारावाही समझो, इनसे धारा बह रही हो, करंट कैरिंग से करंट बह रही हो, किसी धारावाही अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसका तो मतलब क्या है, पहले हरी नाली इसका मतलब समझना। बेटा मान लो मेरे पास में कैसे कोई वायर है, अब इसमें करंट पास कर रही है आई, ठीक है। अब मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है, और जो करंट यहाँ पे जा रही है वही करंट यहाँ पर भी जाएगी। तो छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया, इसकी लंबाई मान लो डेल्टा एल। तो इस छोटा सा जो एलिमेंट है जिसमें करंट आई पास कर रही है, इसकी वजह से इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो किसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, आपको समझना है। ये करंट एलिमेंट है मेरे पास, करंट एलिमेंट समझो, धारावाही अवयव, यानी कि एक एलिमेंट एक छोटा सा टुकड़ा तार का जिससे करंट पास कर रही है, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। वो मैं पॉइंट पी पे निकालना चाह रहा हूं, और ये पॉइंट पी जो है एलिमेंट से आर दूरी पर है, आर दूरी पर, और कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, ठीक। अब देखो बड़े ध्यान से समझना सब बच्चे, ये हमारे काम आएगा आगे चल के बहुत सारी बातें इसमें। अगर किसी तार में करंट है तो उसके कारण इस पॉइंट बी पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, तो डेल्टा एल का मतलब कि मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया, वो छोटा सा तार, तो छोटे तार के जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो छोटा सा ही होगा, उसे लिखेंगे डेल्टा बी। तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा पॉइंट बी पर, ये सीधी सी बात है, डिपेंड करेगा कि तार में करंट कितनी है। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं कि करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, तो जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि पहले 2 एम्पीयर करंट पास कर रही थी, इससे अब 50 एम्पीयर कर रही है, तो जितनी ज्यादा करंट पास करेगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट पर डिपेंड करेगा। एक बार डिपेंड किस पर करता है मैग्नेटिक फील्ड, एक डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट एलिमेंट है उसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल पर लंबाई पर। एलिमेंट की लंबाई बड़ी होगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, छोटा सा होगा तो कम पैदा करेगा। मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इस एलिमेंट से ये जो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो कितने एंगल पर है। तो मान लो मेरे पास में करंट एलिमेंट है, ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो या इस पॉइंट पर निकाल रहे हो, वो कम एंगल पर है कि ज्यादा एंगल भी इंपॉर्टेंट है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। तो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दूरी पर डिपेंड करता है, ये पॉइंट पी से बहुत नजदीक है कि बहुत दूर है, एक इवेंट होता है दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो किसी तार में अगर करंट पास कर रही है, एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया, अगर उसमें टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की होती है, ठीक है। देखो अगर किसी तार में करंट पास कर रही है तो उस करंट के साथ चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसे लिखा डेल्टा बी का चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करता है कि करंट जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा, एलिमेंट की लंबाई जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग। एक डिपेंड करेगा थीटा पे, एंगल क्या है, और डिपेंड करेगा किस पे, दूरी पे। तो अगर मैं सबको मिला दूं
फ्रॉम इक्वेशन 1 to 4 मुझे क्या दिख रहा है, डेल्टा बी किसके समानुपाती है, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वापस कांस्टेंट को लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये बन गया आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। या म्यू नॉट का मतलब है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस बात पर डिपेंड करता है ये तार में करंट तो उसके आसपास खाली जगह हवा है कि पानी भरा क्या है, तो जैसे मैंने आपको मान रखा कि निर्वात है, खाली जगह, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता मैग्नेटिक फील्ड, ये जो म्यू नॉट है समझते हैं, म्यू नॉट परमेबिलिटी यानी कि जिस तार में करंट पास कर रहा है उसके आसपास कैसा माहौल है, वो कितना परमिट करेगा, कितना अलाउ करेगा चुंबकीय क्षेत्र को बनने के लिए। तो आसपास का मीडियम इंपोर्टेंट है, तार में करंट पास कर रही है उसके आसपास में लकड़ी भरती है या हवा है, पानी, सब चीजें इंपोर्टेंट है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नॉट इसमें है निर्वात की चुंबकशीलता। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, अब उस बात है। अब मैंने कहा आपसे कि किसी तार में करंट है उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा एक तो दूरी पर डिपेंड करेगा, यानी कि अगर कोई पॉइंट नजदीक है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तार से दूर है तो वीक होगा, दूरी बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरा, तार में जितना ज्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, लंबाई जितनी ज्यादा एलिमेंट की उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में थीटा पर डिपेंड करेगा। थीटा पर कैसे डिपेंड करेगा एक बार हम उस बात है, ठीक है। अब मैं देखो, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास में एक तार है, थोड़ा बड़ा एलिमेंट लिया हमने, इसमें एक पॉइंट है पी, एक करंट एलिमेंट से कुछ इस एंगल पे है, और एक मैंने तार एक पॉइंट लिया मैंने क्यू, ये एंगल देगा ना करंट एलिमेंट से। अगर मैं आपसे पूछूं ये बी पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है और क्यू पर है B2, तो कुछ पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉइंट पी पर की पॉइंट क्यू पर। तो आपको पता है कि किसी तार में करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो साइन थीटा के समानुपाती है, और आपको पता है कि थीटा के साथ क्या होता है, अगर थीटा लगा मैं यहां पे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 30 45 60 90, तो साइन 0 की वैल्यू 0 की साइन 30 की होती है हाफ, साइन 45 √2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। यानी जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, यानी ये जो पॉइंट पी कम एंगल पे है और पॉइंट क्यू है ज्यादा बड़े एंगल पे, तो करंट एलिमेंट से जितने बड़े एंगल पे पॉइंट होगा, जितने बड़े एंगल पे पॉइंट होगा तो थीटा बढ़ने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो साइन थीटा बढ़ेगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यानी पॉइंट बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है पॉइंट ए की अपेक्षा, तो पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए की अपेक्षा ज्यादा है। तो अगर मैं ठीक 90 डिग्री तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है 90 डिग्री पे, तो अगर आप चाह रहे हैं कि इस तार के आसपास सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा, उस पॉइंट पर जो ठीक 90 डिग्री एंगल पे होगा, तो मान लो पॉइंट जो x है ये ठीक 90 डिग्री एंगल पे है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मैं इसकी अपेक्षा और पॉइंट ले लूं, यहां पर ले लूं, यहां ले लूं, यहां ले लूं, यहां ले लूं, कहीं भी ले लूं, ये सब 90 डिग्री से कम एंगल बना रहे हैं, तो वापस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम आएगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, जो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे हो, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, साइन का अधिक से अधिक मान 1 ही हो सकता है, साइन की वैल्यू कभी 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री पर। तो जो करंट एलिमेंट से ठीक 90 डिग्री का पॉइंट होगा वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट है पी और क्यू, ये दोनों बेटा सेम डिस्टेंस में है, हमने मान के चल रखा है कि दूरी सेम ही है। अदरवाइज दूरी तो इंपॉर्टेंट होती है, दूरी अगर मैं कहूंगा दूरी सेम हो, जैसे मेरे पास में ये एक उतनी दूरी मैंने एक पॉइंट ले लिया, मतलब ये लंबाई सारी बराबर है, तो अगर दूरी सेम हो इस करंट एलिमेंट से, मतलब जब मैं एलिमेंट लेंगे छोटा सा इसे देखेंगे, छोटा सा एलिमेंट का मतलब होता है कि इस वाले को मान लो ये सेंटर है, तो यहां से जो है मेरे पास में 3 पॉइंट है पी क्यू एस, तो सबसे छोटे एंगल पे कौन बन रहा है एलिमेंट से, अगर एलिमेंट से एंगल चेक करूंगा, एक काम करता हूं, और पहले और ये क्या हो गया, देखो एक काम करते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है किसी बच्चे को, मैं यहां पर एक तार है इसे करंट पास कर रहा है आई, मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया ये छोटा सा, और मैंने इससे 3 पॉइंट लिए जो तीनों के तीनों बराबर दूरी पर हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये तीनों बराबर दूरी पर हैं। ये एलिमेंट है बहुत छोटा सा होता है, सिंपल आप एक पॉइंट के बराबर मान सकते हैं। एलिमेंट का मतलब है लंबाई बहुत छोटी हो, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर, अच्छा दूरी तो तीनों की सेम है एलिमेंट से, लेकिन ये कम एंगल पे है, ये और ज्यादा एंगल पे है और ये और बड़े एंगल पे है। जो पॉइंट आर है इस पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड B1 यहाँ B2 है, यहाँ P पे है B3, तो B1 सबसे स्ट्रॉन्ग है, उससे बड़ा है B2 और सबसे छोटा है B3। समझ गए बात को, ठीक है। अरे आया ना। अच्छा मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में एक तार है, ये इसे करंट आई पास कर रही है, तो पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, तो बता सकता पॉइंट ए और बी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, 0 या अनंत इनफाइनाइट या 0 से थोड़ा सा ज्यादा या नहीं बता सकते। देखो अंडर 0, अब एक चीज देखना, अगर पॉइंट जो है इस तार के एक्सिस पर हो तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी 0 आएगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी ये जो है तार के एक्सिस पर है, या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी 0। देखो एक चीज बताओ, हम जो एंगल ले रहे हो कहां से ले रहे हैं, एक तार में करंट पास कर रही है आई, मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है, अब मैंने कहा था कि पॉइंट पी है, ये एलिमेंट से किस एंगल पर है, तो ये जो लाइन है ये पॉइंट ए एलिमेंट के एक्सिस पर है, यानी एंगल बन रहा है 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो अगर पॉइंट जो है वो इस वायर के एक्सिस पर ही होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इस पॉइंट पर भी 0 है, थोड़ा सा इधर जाएंगे तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इधर जाएंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ होता है सर्कुलर, लेकिन ठीक इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस बात पर डिपेंड करता है साइन थीटा के ऊपर, तो जो एक्सिस पर ही पॉइंट होगा वहां पर थीटा की वैल्यू 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0, आंसर बनेगा 0, ठीक है। समझ तो हमने क्या देखा, अच्छा जो आपने पढ़ा है कि किसी धारावाही अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र के एलिमेंट लिया हमने, तार में छोटा सा हिस्सा लिया, वो छोटे से हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेटा हम बायो सेवर्ट लॉ भी कहते हैं, ये जो हमें ये फार्मूला है आई डेल्टा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें कहता है बायो सेवर्ट ने, इसी को हम बायो सेवर्ट लॉ भी कहते हैं, इसे बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट का नियम, इस साइंटिस्ट के नाम पे दो बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चल गया, हमने चीज देखी हमारे काम की चीज क्या थी, अगर मैं करंट एलिमेंट लूं, एक एलिमेंट लिया मैंने करंट एलिमेंट का छोटा सा लिया, तार का छोटा सा पकड़ लिया, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डिपेंड करेगा कि तार में करंट कम है कि ज्यादा है,
वो जो पॉइंट है वो कम दूरी पर है कि ज़्यादा दूरी पर है, वो पॉइंट तार से कितने ज़्यादा बड़े एंगल पर है, ठीक उसके एक्सिस पर है तो 0 है, तो ठीक 90 डिग्री पर है तो मैक्सिमम है। ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने थे। तो दूरी इंपॉर्टेंट है, एंगल इंपॉर्टेंट है, करंट की वैल्यू कितनी वो इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट की लंबाई छोटी ली की बड़ी ली है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ अब आपसे क्वेश्चन पूछूं, इफ द पेपर का लैंग्वेज ले लेता हूं मैं एग्जैक्ट। हाँ, इफ करंट if the current in a wire get reversed comma what will be the effect on strength of magnetic field। क्वेश्चन इंग्लिश में हिंदी में इसकी बना देता हूँ। यदि किसी तार में धारा की दिशा उलट दी जाए, यानी कि बिल्कुल बदल दें, करंट एग्जैक्ट उल्टी कर दें, धारा की दिशा उलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर करंट डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो स्ट्रेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। अभिषेक वर्मा ने बड़ा आंसर दिया हमें, ठीक है। प्रियांशु ने बड़ा आंसर दिया है। देखो बेटा आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी मान लो पहले तार में जो है वो करंट जा रही थी मान लो कि ऊपर की तरफ को, अब आपने कर दी नीचे, तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर 1 नो चेंज। उसकी जो इंटेंसिटी जो ताकत थी वही रहेगी, इंटेंसिटी पर फर्क पड़ता है। अगर करंट की वैल्यू चेंज करता, करंट की जो वैल्यू है वो क्या कर देता, वो 2 एम्पीयर से 5 एम्पीयर कर देता, या दूरी कम कर देता कि पॉइंट पहले नजदीक वाले पॉइंट पूछा, दूर पे पूछा है, या एंगल बदल देता है, एलिमेंट की लंबाई बदल देता, तो फर्क पड़ता है। डायरेक्शन अगर चेंज करेगा तो केवल और केवल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तार में करंट ऊपर जा रही थी तो करंट जा रही थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रही थी, है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो क्लॉकवाइज हो गया। तो मैंने तो कंफ्यूजन हो गया पूरी। हाँ ये क्लॉकवाइज ये है, गलत हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ठीक, और करंट नीचे की तरफ जाएगी तो क्लॉकवाइज होगा, है ना। अच्छा अब हमारे पास में केवल क्या होगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा, इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, किसी धारावाही वर्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही वर्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। देखो अब जैसे हमारे पास में अगर हम एक लूप ले लें, लूप, ठीक, हमारे पास में एक लूप है जिसे करंट पास कर रही है। अब इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अरे बड़े ध्यान समझना, अगर हम स्टेट कंडक्टर की बात कर रहे थे, स्टेट कंडक्टर की, ठीक है। अब जब हम स्टेट कंडक्टर की बात कर रहे थे बायोसावर्ट का नियम हमने लगाया कि छोटा सा एलिमेंट लिया, I डेल्टा साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। लेकिन बेटा किसी सर्कुलर लूप के सेंटर, सर्कुलर लूप में करंट कैसे पास करेगी, अगर बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो हम ऐसा करते हैं, हमारे पास एक सर्कुलर लूप लिया हमने यहाँ पे, ये आपको लेके सर्कुलर लूप में करंट आई कहाँ से है, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे ये लूप है, इसे हल्का सा कट कर लो और यहाँ पर एक बैटरी लगा दो, ठीक है। ये करंट चल रही है, यहाँ से करंट जाएगी, ये करंट जो है एक सर्कुलर लूप में करंट चल रही है, बैटरी लगा के आप एक लूप में भी करंट बना सकते हो, ठीक है। उस चीज को हम बार-बार इतना बड़ा दिखा के सीधे दिखा देंगे, मैं मान के चलूंगा कि आप समझिए कि ये करंट आई बैटरी लगाने से। तो अगर मेरे पास एक सर्कुलर लूप हो, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसका फॉर्मूला याद रखें, जिससे सीधे म्यू नॉट बाय 2I/r। अब यहाँ पर आर है ना, इस सर्कल की रेडियस है, वर्ताकार लूप होगा, उसकी रेडियस होगी। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो एक पर डिपेंड करेगा कि करंट कितनी ज्यादा है, ये हमेशा ही होगा, चाहे स्ट्रेट वायर हो, चाहे आपका सर्कुलर लूप हो, जितना करंट मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग। दूसरा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर नहीं है। तो करंट एलिमेंट लिया था, मैं छोटा सा एलिमेंट लिया था, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो दूरी, यहाँ पर रेडियस नहीं है, ये तार से कितना दूर है, वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। सर्कुलर लूप में रेडियस का स्क्वायर नहीं, खाली रेडियस है, तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक ये ध्यान रखना, एक ध्यान रखना। दूसरी चीज, अब इससे मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास में 2 वायर हैं, तो सर्कुलर लूप है, इससे करंट पास कर रही है 2 एम्पीयर की, इसमें करंट पास कर रही है 2 एम्पीयर की, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड B2 है। बताओ इसके सेंटर पर ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले वाले छोटे वाले पे की बड़े वाले के सेंटर पे, ये आपको बताना है। मेरे पास में 2 हाँ देखो आप समझ गए, छोटा वाला सर्कल है, देखो इसकी रेडियस कम है, इससे 2 एम्पीयर, ये 2 एम्पीयर करंट पास कर रही है इस वाले सर्कल से, ये 2 एम्पीयर कर रही है इससे। एक तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका सेंटर नजदीक है, इसका सेंटर दूर है। दूसरा आपको पता है कि रेडियस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसकी रेडियस कम होगी सर्कल की, उसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रांग होगा, यानी कि B1 है वो B2 से स्ट्रांग है। तो दो सर्कल जिसकी रेडियस अलग-अलग हैं, जिसकी रेडियस कम होगी, उसके सेंटर पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अच्छा मैं यहाँ पे काम करूँ, जो मैंने सर्कुलर लूप लिया, ये भी यहाँ पे तो एक ही टर्न एक ही फेरा है, लेकिन मैंने क्या किया, ऐसे एक तार मोड़ा, फिर एक नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के 10 20 कर दिए, तो क्या होगा, इफ n बी द नंबर ऑफ टर्न्स, यदि n फेरों की संख्या हो,
पेड़ों की संख्या निकालना, एक के बाद पेड़ बढ़ा दिए, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेंटर पे म्यू नॉट बाय 2, और यहाँ पे क्या लिखा था I by R। ये तो एक के लिए है, जब एक ही टर्म होगा तो n होंगे तो n की मल्टीप्लाई कर दो, तो n I by R। तो पेपर में आपसे पूछता है कि किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो आपसे कहेगा किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कब कब कैसे कैसे बढ़ सकता है। आप बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, जितनी करंट ज्यादा पास कराओगे ज्यादा एम्पीयर की उतना ही स्ट्रांग होगा, और रेडियस जितनी कम रखोगे, छोटा छोटा रखो, उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ये ध्यान रखना है। दूसरा, अब बेटा हमें तो पता है किसी स्टेट कंडक्टर में करंट होती तो वहां पर उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकलता है अंगूठे के नियम से, राइट हैंड के अंगूठे के नियम से। लेकिन लूप में अगर करंट हो तो वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, लूप वाले केस में करना, जिस डायरेक्शन में करंट पास कर रही है ना, आप उस डायरेक्शन में अपनी उंगली को घुमाओ, अपनी उंगली को घुमाना है करंट की डायरेक्शन में, लूप हो उंगली घुमाओ, अब अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर की ओर, यानी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनटू द पेज होगा सेंटर पे। यानी कि अगर मेरे पास में है, यहां पे देखना, अगर मेरे पास में मैंने यहां पे दो लूप लिए और स्टेट कंडक्टर होता तो अंगूठे का नियम लगाते, लेकिन यहां पे जो करंट जा रही है मान लो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहां जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर लूप है उसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करो, लूप जो है उधर को अपनी उंगली घुमाओ, अब अंगूठा देखो कहां घुसा है, अंदर घुसा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, इनटू द पेज के लिए क्रॉस बनाते हैं, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन में उंगली घुमाओ, या अंगूठा निकल रहा है बाहर को, तो यानी कि यहां पे होगा आउट ऑफ द पेज। यहां पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये आउट ऑफ द पेज है, ये इनटू द पेज है, इनटू द पेज। कागज के तल में अंदर की ओर, कागज के तल में बाहर की ओर, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, बाकी कल देखेंगे। चैप्टर में बहुत तसल्ली से आराम से पढ़ेंगे, इसमें भावुक होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे। और जितना मैं बता रहा हूं धीरे आपको याद होगा, स्टेट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर टाइप का होगा, ये क्लियर होगा। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाएंगे, ये एक्सपेरिमेंट किया था 10th क्लास में, हमने आपको याद होगा, है ना। तार में करंट है तो उंगली करंट करते हैं, अंगूठा रखेंगे करंट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहां बाहर की ओर। इसके अलावा मैंने क्या बताया, बायोसावर्ट का नियम बताया, कोई छोटा सा एलिमेंट हो तो सर्कुलर लूप हो तो वहां पर आता है म्यू नॉट बाय 2 I by R, है ना। और n फेरे हो तो n की मल्टीप्लाई और कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।